वकार भट्टी, चुनाव के लिए क्या सब कुछ दांव पर लगा देंगे? जी, पहली बात ललित भाई आ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिए। वकार भट्टी बोलिए। पहली बात कि मैंने भी आज चुनाव नॉमिनेशन कोकरनाग अनंतनाग से किया है। आज मैं आपको एक बात तो जरूर याद दिला देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में मेरे जैसे नौजवान, जिनको कल तक आप देशद्रोही बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, वो आज नौजवान असेंबलियों में आएंगे और इंशाअल्लाह अपने जम्मू कश्मीर। आपको किसने आतंकी बोला मेरे शो में? कभी मैंने बोला क्या आतंकी आपको? नहीं, आपको नहीं, लोगों की बात कर। नहीं तो लोगों की बात मत करिए ना सर, मेरे शो में बैठकर लोगों की बात मत क्या करिए। आपको जम्मू कश्मीर में सड़कों पर किसने क्या कह दिया मुझे यहां मत सुनाया करिए। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। चुनाव के लिए क्या सब कुछ दांव पर लगा देंगे क्या? मेरी बात पहले सुन तो लीजिए, आपने समझ नहीं। मैं सुन ही रहा हूं सर, मैं सुन ही रहा हूं। देखो, मैं अपना बिजी टाइम, मैं कैंपेन से आपको टाइम निकाल के दे रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए मुझे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे, मेरे पर, आप जानते होंगे, आपको नहीं शायद पता हो, शायद थोड़ा पता भी हो, 2019 के बाद 2 देशद्रोह के केस और 3 153 के केस बीजेपी ने बुक करवाए और 3 सब के सब डिस्चार्ज हो गए, खारिज हो गए वो केस, और मुझे जेल रखा गया। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने मेरे खिलाफ एफआईआर की। अरे तो वकार भट्टी, आप देश में इकलौते आदमी थोड़े नहीं है जिन पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ होगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे केस दर्ज हो गए हैं, और अगर गलत केस होता है तो डिसमिस हो जाता है, सही होता है तो आगे चलता है। ये रोना क्यों रो रहे हैं भाई? सर, जेल में रहना जो आपका, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आप भुगतेगा। तो जाइए सर, कोर्ट में जाइए और कहिए कि जिन्होंने गलत केस किया इसका मुआवजा मुझे क्या मिलेगा। जाइए सर, आज हम लोग अदालतें हैं, सड़क पर फैसला थोड़े नहीं होगा। उसके लिए हमें मजबूर किया है बीजेपी की उस तानाशाही ने। बीजेपी ने जो 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर के हमारे जैसे नौजवानों के अंदर से ये जगाया है। हाँ। और हमें जगाया है कि आओ इलेक्शन लड़ो असेंबली में। तो सर इलेक्शन लड़िए, ये बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन लड़िए, और आप जैसा ही करना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, बंदूक लेकर सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। बात नहीं करने दे रहे बीच में। मैं एक मिनट शादी आऊंगा इसके बाद, रुकिए। वकार भट्टी आप जमात पर बोलिए, जमात इस्लामी पर बोलिए। अब उसी पे आ रहा हूं ना, बोलिए। अब आपने की जमात इस्लामी की बैन, जमात इस्लामी की बात की कि जमात इस्लामी बैन है जी, उनके जमात इस्लामी के कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी जमात इस्लामी का हूं, मैं भी जमात इस्लामी को लाइक करता हूं, मैं भी जमात इस्लामी को फॉलो करता हूं। जमात इस्लामी कश्मीर का आईना है, हर नौजवान वकार भट्टी सुनिए, अरे वकार भट्टी सुनिए, वकार भट्टी जो पत्थरबाजों को प्रमोट करे, जो आतंकियों को फंड करे, वो आईना नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर का। सुनिए ना, वो जम्मू कश्मीर का आईना नहीं हो सकता है, उसे हमेशा प्रतिबंधित रखेंगे और उसकी जड़ें खोद दी जाएंगी इस देश में, ये याद रखिएगा। उसकी जड़ें खोद दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी इस देश में। जमात इस्लामी को आतंकवादी बोलना बंद करें। जमात इस्लामी कोई आतंकवादी नहीं है। मैंने प्रतिबंधित संगठन बोला, सुनिए, मैंने प्रतिबंधित संगठन बोला, और जिस दिन भारत की सरकार उसे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देगी उस दिन मैं भी आतंकवादी संगठन बोलूंगा। लेकिन उस पर आरोप है कि उसने आतंक को प्रमोट किया, उसने पत्थरबाजों को प्रमोट किया, उसने आतंकी संगठनों को फंड किया। सुनिए, जिस दिन साबित होगा उस दिन चर्चा करेंगे दोबारा जमात इस्लामी। तो सर अभी एक लाइन लेकर चलिए कि जम्मू कश्मीर का आईना नहीं है जमात इस्लामी। सुनिए, और पहले सुन तो लीजिए। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमहूरियत में चुनाव लड़ रही है। इनके लिए है ना, इनके लिए है। सुनिए, बोलिए शादिया। जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कोकरनाग से, वहां का यासीन मलिक, बहुत देर तक सुना। सुनिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को, सब लोग सुन रहे हैं, और ये 3 जो पार्टियां यहाँ बैठी हैं आपके सामने, ये वकार भट्टी जो कह रहे हैं कि मैं जमात इस्लामी का बहुत हम अपने हक को मांगने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यासीन मलिक को भी कहता हूँ कि जेल से वो भी चुनाव लड़े। मैं तो मसद आलम को भी कहता हूँ चुनाव से, जेल से वो चुनाव लड़े। मैं तो नाइम खान को भी कहता हूँ, चुनाव लड़े। खुलेआम कह रहे हैं कि आप जमात इस्लामी को पसंद करते हैं। भाई साहब, आप देश से चुनाव लड़ने का पर्चा भर के आए हैं, और आप उनके साथ खड़े हैं जो अलगाववादी हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, उनके साथ आप खड़े हैं इस वक्त, और आप अभी पर्चा भर के रहे हैं। इस तरह के लोग लड़ेंगे इलेक्शन हमारे देश में, मतलब शर्म आनी चाहिए। आपने पर्चा जो भरा है ना, भारतीय सरकार के तहत भरा है, भारत चुनाव आयोग इसको करा रहा है। सुनिए, आप अलगाववादी के साथ खड़े हैं। अरे सुनिए, वकार भट्टी टुकड़े करना चाहते हैं, वकार भट्टी सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा।
सुन लीजिए, क्यों सुने? सुन लीजिए, आपने अपने बाप की नहीं सुनी, मैं आपकी सुनूंगा। अरे चुप करो मैडम, जब अपने बाप की आपने सुनी, मैं आपकी सुनूंगा। आपको और मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से कहूंगी, आपने अपने बाप की नहीं सुनी मैडम। जहर उगलने वाले लोग कैसे हैं, बाप इमाम था, जो मौलवी था, भारत के खिलाफ जो जहर उगलने वालों के साथ खड़े हैं, ये जहरीले शख्स हैं आप लोग। सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। 1 मिनट शाजिया सुनिए। वकार भट्टी किसी के बाप पर मत जाइए। आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि किसी का खानदान आप देखिए। इनकी आवाज अभी डाउन रखिएगा। शाजिया अपनी बात पूरी करिए। और आपने मुसलमानों को देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये घाटी के मुसलमानों को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए और आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं जमाते इस्लामी जो कर रहा है सही कर रहा है। तो क्या आप देश के वो सारे मुसलमानों को और खास तौर से घाटी के मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि वो अलगाव पसंद है, वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के साथ हैं? आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी तोहमत आप लगा रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों पर। वो देश का सच्चा है बाशिंदा, जो मुसलमान चाहे कश्मीर का हो चाहे कहीं और हो, और आप मुसलमानों को इस तरह से बदनाम नहीं करेंगे ये कहकर कि वो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। नहीं, एक चीज और बात है शाजिया, एक और बात है, और इसके लिए मैं ललित अंबरदार के पास जा रहा हूं। ललित अंबरदार, वकार भट्टी पिछली बार भी शो में थे। यासीन मलिक की तरफदारी, जो आदमी जेल में बंद हो, जिस आदमी ने वायुसेना के जवानों पर गोलियां चलाई हो, जो यहां पर अलगाववाद को प्रमोट करता रहा हो, जो दूसरे के बच्चों को यह कहे कि जाओ पत्थर चलाओ अपने बच्चों को बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, जिस आदमी की बीवी अगर मैं ठीक हूं आप कनेक्ट करिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाहकार बन जाए, वहां पर जाकर संगठनों के साथ खड़ा हो, उस आदमी को यह वकार भट्टी अपना आदर्श मानते हैं। यासीन मलिक, मैं क्या बताऊं आपको, ये तो शुरुआत है। आने वाले दिन में दुखे जैसे इलेक्शन की कैंपेनिंग बढ़ती जाएगी। कश्मीर की तरह कश्मीर के अंदर से आपको सिर्फ इस्लामाबाद प्रेरित जहर उगला जाएगा। कॉम्पिटिटिव कैंपेनिंग होगी वहां पे, और किसी भी प्रकार से जो हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा बोलेगा, पाकिस्तान से नजदीकी करेगा, दिल्ली से दूरी दिखाएगा, वो किले की कोशिश करेगा। क्यों? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अभी श्रीनगर से एमपी चुना हुआ है, उसने किसी इंटरव्यू में बोला कि आपको मालूम है जो 1990 में रिबेलियन हुआ था कश्मीर में दोबारा होगा। इंटरव्यू ने पूछा कि आप धमकी दे रहे हो? कहते नहीं, मैं इस समाज से आता हूं, यही होगा। ये है कश्मीर, जिस कश्मीर के अंदर हिंदुओं को रेपिस्ट मर्डर, मास मर्डर खुले घूम रहे हो। आप क्या समझते हो समाज के अंदर क्या होगा? मुझे तो तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है उन कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जिन्होंने जुर्रत की 370 हटाने के बाद तिरंगा छाती पे लेकर घूम रहे थे। उनकी हालत क्या होगी? क्योंकि आपको याद होगा इख्वान मुसलमीन जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के अंदर एक एक इन्हीं मुजाहिदीनों को खत्म करवा दिया था और उनको एक एक करके मार दिया गया। हिंदुस्तान के गाने गाते हुए, हिंदुस्तान के लिए गाने गाते हुए उन इख्वानी को मार दिया गया, उनको डकैत डिक्लेयर कर दिया गया, और हमने हमारी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ आंख तले हुआ। तो मुझे डर है उनके लिए जो झंडा लेके बाहर निकले थे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों इलेक्शन हुआ। देखिए सुनिए, जिस जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 370 देके एक सल्तनत हाथ में दी थी, उसी